ये उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसमें अभी तक विभिन्न विषयों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका संकलन हम आप लोगों को इस बुक से करा रहे हैं। आज ये पहला वीडियो इस सीरीज में इतिहास, प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे और जल्द आधे घंटे मैक्सिमम ये वीडियोस रहेंगे और कंप्लीट इसमें आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा पूरा चैप्टर वाइज। ठीक है। दूसरी चीज़, इसके बाद जब ये सीरीज़ समाप्त हो जाएगी तो आधे घंटे की सीरीज़ वन लाइनर रिवीजन के लिए वो भी आधे घंटे का रहेगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से रिवीजन अब चलेगा, तो आप लोग रिवीजन के लिए ये वीडियोस डेली देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में रहेगा। अगर आप लोगों को बाय द चांस नोटिफिकेशन नहीं आता है, यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वो ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाएं। पीडीएफ भी वीडियोस की शेयर कर देंगे। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन, अभी प्रागैतिहासिक संस्कृतियों को देखेंगे उसमें क्या प्रश्न आए हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था। कृषि मुख्य साधन था। इसके पहले चरवाहे थे इधर से उधर भटकने वाले, लेकिन बाद में जब स्थायी इनका आवास हो गया तो ये कृषि करने लगे। उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो मेहरगढ़। ये ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता एक मतलब कि नगरी सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद जब आर्यन सभ्यता आती है, वैदिक काल आता है, तो वो कृषि प्रधान सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता रहती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रागैतिहासिक लिखा हुआ है, लेकिन ये जो प्रश्न है प्रागैतिहासिक नहीं है, ये ऋग्वैदिक काल का है। उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहाँ? लहुरा देव में। विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे पुराना अगर धान का साक्ष्य कहीं मिला है तो लहुरा देव मिला है, संत कबीर नगर के पास स्थित है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। कहाँ से? बागौर एक मध्य पाषाणी स्थल है। देखिए, पशुपालन के प्रमाण मध्य पाषाणीन काल मध्य पाषाण से ही मिले हैं। मध्य पाषाण में ही पशुपालन शुरू हुआ था, इसका ये प्रमाणित करता है। और बागौर, लखनिया और आदमगढ़, ये 3 जगह याद रखिएगा मध्य पाषाण में जहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था कब? मध्य पाषाण काल से। मृत्युत्तरहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। कहाँ से? गुप्तकाल से आया है प्रकाश में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहाँ? नवपाषाण काल से ही खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के या गर्तावासों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बुरजहोम जम्मू कश्मीर में और गुप्तकाल। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। क्या, किसको कहा जाता है राग का टीला? तो संगन कल्लू को कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा स्थल है। दोनों में अंतर करिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। यहीं पर महागढ़ा, कोल्डीहवा और ये लहुरा देव वगैरह यहीं स्थित हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था। ठीक है, सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था, उसके बाद फिर गेहूं का। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? तो भारत में किया गया था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? तो बृहद पाषाण जो स्मारक हैं वो मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में, इसीलिए इसे बृहद पाषाण जो भी यहाँ सभ्यता है तो बृहद या महापाषाण सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा भी गया है कई बार। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ पे? दमदमा में, मध्य प्रदेश के पास स्थित है यह जगह, प्रतापगढ़ के पास स्थित है यह जगह। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो लखनिया से मिले हैं, या लिखैया भी बोलते हैं इसको। सर्वाधिक मानव कंकाल। मानव में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो भित्ति चित्र ये भीमबेटका की गुफाओं में। भीमबेटका ये भीम बैठका से बना है। ऐसा माना जाता है कि भीम अर्थात जो पांडव थे उनके नाम पे, मतलब भीम के नाम पे, भीम बैठका के नाम पे भीमबेटका इसका नाम पड़ गया है। तो यहाँ पे सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। दधेरी एक परवर्तीय हड़प्पी पुरा स्थल है। तो कहाँ पर स्थित है ये? पंजाब में स्थित है। परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है। कहाँ पे? ये नवदा टोली एक ताम्रपाषाणिक स्थल है
मध्य प्रदेश में स्थित है। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। ओके। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरफ दफनाते थे? तो अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए, उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर की तरफ सिर रहता था, दक्षिण की तरफ पैर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियोगी विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन महोदय ने किया था। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। कौन थे ये? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसको किसने खुदाई की थी? HD सांकलिया ने की थी। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक युग थे। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में। प्राग ऐतिहासिक में उनको रखा जाता है जिनकी जो है कोई लिपि या अभिलेख नहीं मिला है। ठीक है, जिससे उनकी जानकारी हासिल किया जा सके, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। वहीं आद्य ऐतिहासिक युग में उनको रखा जाता है जिनके दोनों तरह के प्रमाण मिले हैं, मतलब लिपि भी मिली है और पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए उनको आद्य इतिहास में रखा गया है। जिस दिन हड़प्पा काल की लिपि पढ़ी जा सकेगी तब वो ऐतिहासिक युग में आ जाएगा। ओके, तो ऐतिहासिक में दोनों प्रमाण मिले हैं और दोनों अर्थात लिपि पढ़ी जा सकती है, वो ऐतिहासिक युग में आ जाएंगे। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? हड़प्पा। ठीक है, उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? हड़प्पा स्वयं सबसे उत्तर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा में। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब प्रमुख स्थान है जो पाकिस्तान में स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? तो लोथल था, गुजरात में है ना। यहाँ पे एक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। मिड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कहाँ पे? लोथल में। हाथी दांत का पैमाना कई बार पूछा गया, हड़प्पी संदर्भ में यह स्थल मिला है? लोथल में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, क्या नाम था? सन जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने। तो ये ऐसे प्रथम पुरातत्वविद थे जिन्होंने इसके महत्व को समझा था। लेकिन अगर ये पूछे कि कौन सा ऐसा पुरातत्वविद था जिसने सबसे पहले खुदाई की थी लेकिन इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, तो उनका नाम था कनिंघम महोदय। उन्होंने खुदाई तो की थी लेकिन इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे। महत्व को समझा किसने? सर जॉन मार्शल ने। इन्हीं की अगुवाई में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इन्हीं ने किया था, सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है तो वो उससे कुछ जानकारी नहीं मिलती है। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, आलमगीरपुर, हुलास हो गया, मांडी हो गया। ठीक है, ये सब सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ? गुजरात में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? धौलावीरा में। धौलावीरा को अभी हाल ही में 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये ऐसा पुरातत्व स्थल है, ऐसा सिंधु सभ्यता स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। नहीं तो अमूमन जितने भी नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में। इसके अलावा धौलावीरा में जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है वो पाई गई है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ पे? कालीबंगा में, जुता हुआ खेत। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी है। ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है।
अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ पे? सिंधु घाटी में जो है सबसे ज़्यादा ये स्थल प्राप्त हुए, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ भी पूर्व आर्य मतलब हड़प्पन से ही माना जाता है। यहाँ पे मूर्ति और ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं, पशुपति भगवान के साक्ष्य मिले हैं जिसको आधुनिक काल के शिव भगवान से जोड़ा जाता है। इसके अलावा भी कई जैसे कांस्य की प्रतिमा मिली है। तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है वो पूर्व आर्य से, प्री आर्यन से या हड़प्पन से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान पारसी धर्म से संबंधित है। ओके, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल देख लेंगे। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह कौन है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये भी पूछा जाता है ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल के 7वें सूक्त का 10वां मंत्र है गायत्री मंत्र। ये बात आप याद रखिएगा। क्या? तीसरे मंडल के 7वें सूक्त का 10वां मंत्र है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है कौन? सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद पे आधारित है पूरा। लगभग सारे जो सूक्त गाए जाने वाले हैं वो सामवेद के ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, बहुत सारे देवता थे जिनकी पूजा की जाती थी, जिसमें इंद्र देवता का महत्व काफ़ी था। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांडों पे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में ही हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किससे? इंद्र देवता से। सबसे ज़्यादा मंत्र इन्हीं संबंधित हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में वर्णों की 4 वर्णों की व्याख्या की गई है। ओके, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त में। ओके, और ये पुरुष सूक्त किस में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त, 10वां यानी आखिरी मंडल में है। इसके अलावा यजुर्वेद के 31वें अध्याय में भी सेम सूक्त आपको मिलता है, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ से संबंधित है। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राज्य या 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, परुष्णी नदी या रावी नदी के किनारे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था किसे? गाय को। अघन्या माना गया था गाय को। ठीक है, वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था किसे? बृहस्पति को। ठीक है, बृहस्पति को देवों का पुरोहित माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था किसे? कुरु और पंचाल को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर या केंद्र समझा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद का गायन करने वालों को होता कहा जाता था। आरंभिक होता या होत्री। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य कौन है? ऋग्वेद है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है किसे? सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। ठीक है, ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव या विदंत माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है, अश्वमेध के जगह मतलब अश्व के जगह यहाँ पे पुरुष छोड़ा जाता था, तो पुरुष मेध का उल्लेख कहाँ हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से संबंधित है गोपद ब्राह्मण। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद से। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता ईरान से संबंधित है, पारसी धर्म से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे कि निशाका किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषणों को निशाका कहा जाता था। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त हुआ है?
बोगाज कोई से, एशिया माइनर जिसको कहते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज में जो व्यवस्था है, और समाज व्यवस्था विधि संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कठोपनिषद से। ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, कुंभा और क्रमु। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं किसे? इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। अध्वर्यु का अर्थ क्या था? यज्ञ करने वाला पुरोहित, अध्वर्यु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? कैकेयी शासक थे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये किसके संकेतक है? पुराण के। पुराण के ये भाग हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है किसे? मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद का अर्थ है क्या? स्रोतों का संकलन। स्रोत मतलब जो गाई जाने वाली सूक्तियाँ होती हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख है कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय और इस समय के जो प्रश्न हैं वो देखेंगे। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो चेदी वंश संबंधित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ? राजस्थान में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के अवशेष। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? शिशुनाग के शासन काल में। मालवा क्षेत्र में मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी के कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु ने। ठीक, हर्यक वंश जिसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। मगध का वह सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्मनंद को। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति किस तरह का है? अर्धचंद्राकार है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी किसकी थी? चेदी की। अब लिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ पे? कलिंगा में। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, ये कहाँ से? कौशाम्बी से संबंधित है। ओके। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? कुंडल गांव या कुंडलपुर में। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खलीपुत्र गोशाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी भाषा में। यापनी एक संप्रदाय था, ये जैन धर्म से संबंधित था। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? जैन धर्म से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो वल्लभी में, गुजरात में। प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन धर्म। प्रभासगिरी किससे संबंधित है? जैन धर्म से। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, जैन धर्म है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा या कुशीनगर कहते हैं। अभी हवाई अड्डा भी अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पर उद्घाटन किया है योगी जी ने। तो बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश का जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया था। और कहाँ पे किया था धर्म चक्र प्रवर्तन? सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। सर्वाधिक वर्षाकाल भी वहीं बिताए थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पे? वैशाली में।
बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति कौन था? अतः बुद्ध धर्म द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुबुद्ध था। त्रिपिटक कौन है, क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बौद्ध धम्म संघ, ये 3 है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक है, आजा काला अशोक कनिष्क, मतलब पहला अजातशत्रु के अध्यक्षता में शासन काल में, दूसरा काला अशोक के, तीसरा अशोक के और चौथा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका था? बुद्ध का। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो विनय पिटक है। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, कौन था? मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे कौन थे? मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ? राजगृह में, बिहार में। विमुद्दिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय संबंधित है? हीनयान संप्रदाय, जो कि बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, उससे संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? नागार्जुन। शून्य सिद्धांत दिया था इन्होंने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। दोनों ही इन दोनों सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए, जिसको कि कुछ समय पहले नष्ट कर दिया था आतंकवादियों ने। देश में मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? बौद्ध धर्म में रखी थी। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? सांची के स्तूप से। सारिपुत्र वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया, जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तपस्या की थी इन्होंने। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के, हर्यक वंश के। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के शासनकाल में आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला के। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, देव और उसकी शक्ति का योग के प्रतीक हैं। वह देवता जिसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, बलराम को। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, किष्किंधा कांड में। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की कितनी संख्या है? 9 संख्या है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो गीता में, श्रीमद् भागवत में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व कौन देता है? भगवद गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से। कई बार पूछा गया प्रश्न। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन है? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नैनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी थे। और वहीं अलवार कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी थे। 63 नैनार थे और 12 अलवार थे। भी कभी संख्या ये पूछता है, ध्यान रखिएगा। ये विभिन्न जो आचार्य थे और उनका किस मार्ग का उन्होंने स्थापना की थी वो है। तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत की, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसको प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य, अखिल भारतीय राजा भी कहा जाता है। और प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक काल कहाँ शुरू हुआ था? मौर्य साम्राज्य से शुरू होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सैंड्रोकोटस किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने किया है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, अर्थात राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र की। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? मित्र। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, वे सीता भूमि। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन है? लौरिया नंदनगढ़। तो ये अभी तक का सबसे सुरक्षित स्तंभ है अशोक द्वारा स्थापित। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन है? शिलालेख नंबर 12वां। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्म लिपि का पता चला है? अनुराधापुर। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था? अरमाइक, ग्रीक एवं खरुष्टी लिपियों का। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, इसको इलाहाबाद का लेख भी कहते हैं। फाहियान भारत में आया 399 एडी में। तो ये 399 ईस्वी में आया था। तब ये गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उनके शासनकाल में आया था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। ओके, कलिंग युद्ध का विवरण। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने संबंधित कौन था? समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटीगोन गोंटास। टालेमी या टालमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राज ने संबंधित है? जिसके साथ अशोक के राज ने संबंध थे? कहाँ का शासक था? मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था। कहाँ का? फ्लीट। ओके। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? ब्राह्मी है। ठीक है, ब्राह्मी का ही उत्तरवर्ती रूप है देवनागरी। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था? अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ पे? पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? अशोक के शिलालेख के कारण। अशोक के द्वितीय शिलालेख में किसका उल्लेख नहीं है? किस वंश का? तो सातवाहनों का उल्लेख नहीं है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत कौन सा है? हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन वंश। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पे? तो अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। ठीक है, तो कनिष्क का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था? कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार इसने करवाया था। प्राचीन काल के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वह फले फूले? तो शुंग राजवंश के काल में पाणिनि और पतंजलि दोनों ही फले फूले। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व से।
महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे कहाँ के? पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का। ठीक है, वो 78 ईसा पूर्व है या 58 वो 78 ईस्वी में शक संवत माना जाता है, जो कि भारत का आधिकारिक कैलेंडर भी है। तो पूछा भी गया था शायद 2019 वाले में कि आधिकारिक कैलेंडर को कब से शुरू किसे माना जाता है, शक संवत को। तो वो 78 ईस्वी है और ये 57 ईसा पूर्व है, इसको 58 नहीं है, 57 ईसा पूर्व, 58 गलत दिया हुआ है। तो 57 ईसा पूर्व और वो 78 दोनों को जोड़ दीजिए तो दोनों में कितना अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, विभिन्न शासक थे, किससे संबंधित हैं? तो डिमेट्रियस ये हिंद यूनानी था, रुद्रदमन शक था, गोंडो फर्नीज पल्लव था और विमखटफिसस ये कुषाण। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? यूनानी थे। वह हिंद यवन या हिंद यूनानी शासक जिसने सीसे के सिक्के जारी किए थे, स्ट्रेटो सेकंड नाम था। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। तो विमखटफिसस। उस वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, तो पोरस थे। और झेलम के तट पे याद रखें। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मत्सग, ध्यान रखिएगा। संगम युग, चेर चोल पांड्य। तो संगम ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय पर आधारित है? व्याकरण ग्रंथ से संबंधित है। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है, कुराल। शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में या मदुरै में। दक्षिण भारत का इतिहास, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति की एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। वह राजवंश जो अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपना नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, चोल। चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल को। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, टोट्टावारियम। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? स्त्री और पुरुष दोनों। चोल शासकों का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था किसने? मलिक काफूर ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम ने। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के। 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग, ओके। और उस समय हर्ष का शासनकाल था उत्तर भारत में, हर्ष के शासनकाल में आया था ये। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य। ध्यान रखिएगा, 2 प्रश्न आप याद रखिएगा चोलों के बारे में। एक तो स्थानीय स्वशासन के बारे में इनका फेमस था, स्थानीय स्वशासन प्रणाली प्रसिद्ध थी चोलों में। दूसरा, इनके राजाओं का जो उल्लेख है वो मंदिरों में बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए चोलों के बारे में, चोलों की जानकारी हमें ज़्यादा अच्छे से प्राप्त है अन्य राजाओं की तुलना में। मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मन। 30वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए। ठीक है, वारंगल। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, उसका तुल्य वर्ष क्या होगा? देखिए, शक संवत 556 दिया हुआ है, तो शक संवत कब हम मानते हैं? 78 ईस्वी को। तो 78 इसमें जोड़ देंगे तो इसका तुल्य वर्ष निकल आएगा, तो 634 ईस्वी हो जाएगा। तो 78 जोड़ेंगे 556 में तो 634 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकित करते थे? पल्लव। वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह की थी, नरसिंह वर्मन सेकंड की, द्वितीय की।
दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन शासक उनके राज्य कौन थे? तो धनंजय कुस्तलपुर के थे, नीलराज अवमुक्त के, उग्रसेन पालक्का के, विष्णु गोपा कांची के। गुप्त काल में देखें वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? यही था चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। वे गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की थी, स्कंदगुप्त ने। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार किसका वाचक है? कांस्य सिक्के का। ये गलत यहाँ पे दिया है, दीनार ये स्वर्ण सिक्का था, ठीक है, कांस्य सिक्का गलत है, स्वर्ण सिक्का, इसको काट के दे देंगे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण अभिलेख से, कई बार पूछा गया है। 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? रेशम बुनकरों के द्वारा। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलाकृत है कहाँ पे? गुप्त काल से। किससे संबंधित है? कलांकित है, गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा जो है। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्थापत्य कला और विभिन्न प्रकार की कलाओं को काफ़ी यहाँ पे संरक्षण मिला था। वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, गुप्त काल था, गुप्त राजवंश था। भाग और बलि क्या थे? राजस्व के स्रोत थे, ध्यान रखिएगा। भाग और बलि क्या थे? कर थे और राजस्व के स्रोत थे। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कौन थी? दीनार। दीनार को क्या, स्वर्ण मुद्रा को क्या कहता था? दीनार। दीनार मूलतः एक रोमन शब्द है, एक बार ये भी पूछा गया है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य। कर्म का कपिल मुनि जो हैं सांख्य दर्शन के संपादक हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ऋषि ने। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण कौन है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। तो जो आस्था रखता है आस्तिक कहा जाता है, जो आस्था नहीं रखता नास्तिक कहा जाता है। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक एक नायक था, अग्निमित्र, ठीक है। इसका नायक कौन था? अग्निमित्र। और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन था इसमें। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। दास मुक्त के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था किसने? नारद ने। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ? उत्तरी बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख की संदर्भ एरण अभिलेख से। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख पूछता भी है किससे संबंधित है? कुमारगुप्त प्रथम से। किस श्रेणी का उल्लेख है? रेशम बुनकरों की श्रेणी का। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम या प्रमुख गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। हालांकि प्रथम तो चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन प्रमुखता से सबसे ज़्यादा जारी किया किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का भी लेख मिलता है। गुप्तोत्तर काल सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह कहाँ था? कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? कन्नौज और प्रयाग में किया था। हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? गुजरात में। 6वीं 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? लाट। कहाँ? लाट में शासन कर रहा था, महत्वपूर्ण था। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी कहाँ? गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का क्या नाम था? द्रम। वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए, चंदेलों ने, ठीक है। खच से याद रखिएगा, खजुराहो, चंदेल। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण किस शासक वंश संबंधित हैं? राष्ट्रकूटों ने करवाए थे। एरा से याद रखिएगा, ए से एलोरा, रा से राष्ट्रकूट। एलोरा में गुफाओं और शैलकित मंदिर हैं, हिंदुओं, बौद्धों, जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में।
मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था किसने? नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों ने करवाया था, पल्लव राजाओं ने। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ? कार्ले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं कहाँ? वह केंद्र कहाँ है? कन्हेरी में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है, कन्हेरी में। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है। ठीक है। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी तोरण का निर्माण सबसे पहले हुआ था। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं कहाँ स्थित है? दतिया में, मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ये आपका जो नागर शैली में मंदिरों का एक उत्तम उदाहरण है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर से। वहीं पे आपका कोणार्क मंदिर भी है पास में। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कहाँ स्थित है? कांची में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिसे भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, उनका मंदिर कहाँ है? तिरुमल्ला की पहाड़ियों में। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको दिया जाता है? पल्लवों ने करवाया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसे। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है। गोविंद महल जो बिंदु वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? दतिया में, मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से। ठीक है, सूर्य मंदिर है। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर का तेली मंदिर। ध्यान रखिएगा कोणार्क को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ओके। सही सुमेलन है स्तूप, ये सांची में स्तूप है। चित्रकारी बाग की जो गुफा है चित्रकारी संबंधित है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहाँ पर मिलती है? मथुरा में। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी पाणिनि ने। कालिदास की वह रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है कुमार संभव। वह बंदरगाह जिसको पोडुका नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था अरिकामेडू। तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक थे कौन? कंबन। गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषय की रचना किसने की थी? सुश्रुत ने। गुप्त काल में मुद्रा राक्षस के लेखक हैं श्री विशाख दत्त। 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं दंडिन। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस। कल्हड़ की राजा तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया था? जोन राज एवं शीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकित करते थे? कुमारपाल की। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विद्वेता कौन थे? विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों जो जैन धर्म के अनुयायी थे कौन, क्या नाम था इनका? हेमचंद सूरी। एक बात ध्यान रखिएगा, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा और जो जीमूत वाहन थे उन्होंने दायभाग नामक विधि ग्रंथों की रचना की थी, पूछता भी है। मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद सूरी नाम था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी है? भोज ने। ठीक है, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट ने। भोज ने, ध्यान रखिएगा, एक उड़न खटोला आपने सुना होगा, तो ये वैज्ञानिक उपकरण ही एक प्रकार का था जिसका भोज ने अच्छे से वर्णन किया है अपनी कहानियों पे। गौडवहों के रचयिता कौन थे? वाकपति, गौडवहों के रचयिता। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का, फॉलन क्षत्रियस का, विदेशियों को। ठीक है,
तो मनु ने विदेशियों को किस श्रेणी में रखा था? तो व्रात क्षत्रिय, फाल्यन क्षत्रियों में। प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? मनु ने। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सोमेश्वर थर्ड ने। पूर्व मध्यकाल की बात करें, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे? धर्मपाल। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था? सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल, ठीक है, होयसल की राजधानी थी। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक कौन थे? क्षेमेंद्र। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ बनाए समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए। वह चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यशोवर्मन, एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, क्या नाम था? विद्याधर। जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है कहाँ? पालीताना में, गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था नानादेशी एवं नगरम आया भी था 2020 वाले में। उद्दलक आरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कहाँ के? कुरु पंचाल के। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान किसने दिया था? भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कहाँ था? प्रतिष्ठानपुर। चंद्रवंशी शासकों का जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कौन था? उपज का 6वां भाग हिंदू विधि द्वारा मान्य कर माना जाता है। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे बिदक भागम। सिंचाई टैक्स को, सिंचाई कर को। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी कहाँ था? कहाँ का था? तक्षशिला का निवासी था। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी किसने? चामुंडराय ने। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। एम्फोरा जार होता है क्या? लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार, इसको एम्फोरा जार कहते हैं। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व से। खसरा नामक दस्तावेज से क्या आशय है? राजस्व संबंधी एक दस्तावेज है। तो प्राचीन इतिहास के जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वन लाइनर फॉर्म में, इस बुक से जितने भी पार्ट हैं वो करवा देंगे, तो आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए इजी रहेगा। बाकी जो जूनियर एडिट वाले हैं वो ये इतना देख कर चले जाएँ, बहुत है इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।